नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमाली सर यूट्यूब चैनल में। कल हमने हिंदी भाषा शिक्षण जो है क्लासेस वो शुरू कर दी थी और भाषा के बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था। थोड़ा भाषा किसे कहते हैं, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा के उद्देश्य क्या होते हैं वो पढ़ा था। साथ में ही हमने कौशल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम कौशल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौशल में किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कौशल की। और कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि कौशल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। किस तरीके से याद रखना है, LSRW से इस प्रकार से कौशल याद रखना है। यदि मारिया मोंटेसरी की बात कर ले तो लास्ट के जो अंतिम कौशल है उनको आपको रिवर्स कर देना है। तो ये हो गया मारिया मोंटेसरी के अनुसार और ये हो गया किसके अनुसार, अपने जो रेगुलर कौशल चलते हैं तो उसके अनुसार। तो 2 चीजें यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। पहला, कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और मारिया मोंटेसरी के अनुसार बात की जाता है तो राइटिंग जो है वो बाद में आ जाता है, रीडिंग बाद में आता है। पहले आ जाता है राइटिंग और उसके बाद में रीडिंग आ जाता है। आज हम एक एक कौशल के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहले हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। श्रवण यानी सुनना, है ना। श्रवण यानी सुनना। तो ये कौशल सामान्य तौर से किससे संबंधित है, तो सुनने से संबंधित है। इसमें पहली बात क्या लिखी हुई है कि श्रवण कौशल के उद्देश्य तथा महत्व, श्रवण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ये लाइन थोड़ी नीचे थी, चलिए कोई बात नहीं, यहां से पहला पॉइंट शुरू हो जाता है ना। फर्स्ट यहां से कि श्रवण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी कि कुछ ऐसी चीजें सुनाई जाए, ऐसी विषय वस्तु उसको सुनाई जाए जिससे उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो। जैसे छोटे बच्चे को हम कहानी या कविता सुनाते हैं तो उनमें क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये क्या है, श्रवण कौशल का पहला कार्य है कि उन जो हम कह रहे हैं उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। जब भी हम किसी कवि के बारे में सुनते हैं तो वो पहले किसी न किसी दोहे के माध्यम से या किसी न किसी छंद के माध्यम से या किसी न किसी, हम कहें 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को शुरुआत करता है। तो वो क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो दूसरी बात क्या है कि ज्ञानार्जन तथा ज्ञान का स्थायीकरण होता है। अब श्रवण से क्या होता है कि आप जैसे जैसे बार बार सुनेंगे, ठीक है। अभी मैंने इतनी बात सुनाई तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो जागरूकता है वो उत्पन्न करना। अब फिर मैंने कवि का उदाहरण दिया तो आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो गया कि इस प्रकार से जागरूकता उत्पन्न होती है। तो वही क्या हो गया, ये जो ज्ञानार्जन हुआ है वो उसका क्या हो गया, स्थायीकरण हो गया अपने पास में। तीसरा पॉइंट क्या है कि अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण यानी कि जैसे मैंने बोला उसका वापस नकल उतारना। तो अनुकरण का सीधा अर्थ क्या हो गया कि नकल करना, नकल करना, अनुकरण करना। अनुकरण को कहता है नकल करना। जैसे छोटा बालक होता है तो वो क्या करता है कि देखा देखी कार्य करता है, तो अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे मैं बोलूंगा कक्षा में कि बोलिए 1, तो वापस बच्चे क्या 1 बोलेंगे। तो इस तरीके से अनुकरण करते हैं। इसीलिए हम प्रारंभिक कक्षाओं में देखते हैं कि अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है, बार बार उच्चारण कर करके उनको सिखाया जाता है। चौथा है कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मैंने नवीन नवीन शब्दों का उपयोग किया तो वैसे वैसे क्या है कि नए नए शब्द बच्चों को सुनाई दिए, जिससे क्या हो गया, उनके शब्दों में वृद्धि होने लगी, उनका शब्द भंडार जो था वो इंक्रीज होने लग गया। 5वां है भावों के स्तर का चयन करना, कि उनके किस प्रकार के भाव हैं, उनके स्तर का चयन करना। और 6वां है ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है। अब जो सुन रहे हैं तो कर्ण का उपयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो मुख का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ज्ञानेंद्रियों का क्या कर रहे हैं, विकास हो रहा है। किससे, श्रवण कौशल से। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी है। मुख्य रूप से यहां से प्रश्न आता है कि श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला है सस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन यानी कि सस्वर वाचन कहाँ काम आता है, तो कविता में। अब हम कविता को बार बार पढ़ेंगे। कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि स्वस्वर, जैसे कि मान लीजिए एक कविता वीर रस की कविता सुनाई जाए,
कि कल जो मैंने उदाहरण बताया था आपको, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। इसी प्रकार से आप कोई गाना सुनते हैं तो वो क्या होता है, सस्वर वाचन होता है। तो ये पहला क्या है श्रवण कौशल का, कि सस्वर वाचन करना। दूसरा कविता विधि, कि किसी न किसी कविता का पाठ करना और उसका अर्थ बताना, ये कविता हो गया। श्रुत लेखी विधि, अब मान लीजिए आप कोई श्रुति लेख लिखा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, आप बार बार उनको क्या उच्चारण करो इसका। और जैसे मैं श्रुति लेख लिखा रहा हूं, अब ये यहाँ पे क्यों आए, आप कहेंगे कि सर ये लेखन विधि में आएगी, ये पुनर्लेखन विधि में भी आएगी, लेकिन श्रुति लेख से क्या हो रहा है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और पुस्तक पढ़ पढ़ के वापस उनको श्रुति लेख लिखा रहा हूं, तो लिखाने से क्या होगा। अब आप ये मत सोचिए कि प्राथमिक स्तर के लिए, हम सारे स्तर के लिए बात कर रहे हैं। तो श्रुति लेख से मैंने जैसे जैसे उस बुक में से पढ़ा, उन्होंने वापिस उस विषय वस्तु को सुना और सुनने के बाद उन्होंने लिखा, तो ये क्या हो गया, श्रवण कौशल का ही तो विकास हो रहा है। तो यहाँ पर श्रुति लेख में दोनों कौशलों का विकास हो रहा है, लेखन कौशल का भी विकास हो रहा है और साथ में जो श्रवण कौशल है उसका भी विकास हो रहा है। फिर है वाद विवाद विधि, आप किसी विषय वस्तु को ले लें कि बताइए कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा। जैसे कि हम लोकतंत्र का उदाहरण लें, लोकतंत्र अच्छा है या बुरा, तो कोई उसके पक्ष में बात करेंगे, कोई विपक्ष में बात करेंगे। उससे क्या होगा कि उनके श्रवण कौशल का विकास होगा, वो नई नई बातें सुनेंगे, उसको ध्यानाकर्षण होंगे उसके प्रति। तो ये तीसरा है भाषा विधि, अलग अलग भाषाओं को बोलना और भाषाओं को बोलने के साथ में उनका ज्ञानार्जन करना। तो ये क्या है सर, है जो है ये श्रवण कौशल की विधियां हैं। अब ये कौन कौन से स्तर के लिए है, तो देखिए जो सस्वर वाचन होता है, कविता वाचन होता है, कविता विधि होता है और श्रुति लेख, ये किसके लिए है, तो प्राथमिक स्तर के लिए है। प्राथमिक स्तर है तो ठीक है। और ये कौन से हैं, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर है तो। माध्यमिक कहें, उच्च माध्यमिक कहें, तो ये सभी जगह चलता है, हम उच्च माध्यमिक भी कर देते हैं। तो क्या क्या हो गया, वाद विधि, भाषा विधि। तो इस प्रकार से श्रवण कौशल की विधियां हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं उच्चारण कौशल के ऊपर, और उच्चारण कौशल में के क्या उद्देश्य हैं और क्या महत्व है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला ही बिंदु दे रखा है कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने हैं, तो कि आपकी भाषा शैली कैसी होती है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो अब वो आपकी भाषा शैली निर्धारित करेगी कि आप किसी के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं। यदि आप बिल्कुल कर्कशपूर्ण बोलेंगे तो क्या होगा कि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप किसी के बीच में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट करना, और आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे उनके बीच में। तो भाषा कौशल में सबसे बढ़िया है कि आप उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा कि आप देखे होंगे जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक जीवन में सफलता है तो अब उच्चारण कौशल जिसका बहुत बढ़िया होगा, जैसे कि राजनेता जो होते हैं उनका उच्चारण कौशल बहुत बढ़िया होता है ना। तो उच्चारण के माध्यम से वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नई नई बात बताते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ये क्या है, उच्चारण कहते हैं जो बोलेगा उसका सारा वस्तु बिकेगी, और जो नहीं भी बोलेगा, नहीं समझा पाएगा, उसकी विषय वस्तु वहीं पड़ी रह जाएगी। तो यही बात है कि राजनीतिक जीवन में भी सफलता के लिए उच्चारण कौशल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर ज्ञानार्जन है तो उपयोगी, शिष्टाचार की आदतों का विकास करना, ज्ञानार्जन है तो भी उपयोगी है, और साथ साथ में ये क्या है कि किसी समाज में शिष्टाचार के लिए, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब किस तरीके से है कि भाई शिष्टाचार, आप अच्छा बोलेंगे तो आपके आसपास का माहौल का वातावरण भी, जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और शिष्टाचार बना रहेगा समाज में। आप समाज में सामंजस्य स्थापित करके बैठ सकते हैं। अपनी बात का औचित्य सिद्ध करना, आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, आप कह क्या रहे हैं, कहाँ की बात है, अनर्गल बात है, कोई उसका सेंस नहीं निकलता है। तो अब अगर आपका उच्चारण बहुत अच्छा होगा तो आप उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, समझाने के साथ साथ में ही आप उसका अर्थ भी बता सकते हैं। तो आपकी जो उच्चारण क्षमता है, उच्चारण जो कौशल है वो कैसा है, उससे निर्भर करता है कि उस बात का औचित्य स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। पांचवा बिंदु दे रखा है कि बात को सुनकर तर्क प्रस्तुत करना। जैसे आपने किसी विषय वस्तु को सुनी,
जैसे मान लिए आपने कोई समाचार में सुना किसी विषय वस्तु को लेकर कि आतंकवाद में आज जम्मू कश्मीर में ये हालात हो रहे हैं, दक्षिण भारत में ये हालात हो रहे हैं, उत्तर भारत में ये हालात हो रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में जो है इस तरीके के हालात हैं। तो आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के सामने बता सकते हैं कि ये हालात किस प्रकार के हैं, किससे कैसे इनका जो समाधान है वो खोजा जा सकता है। तो आपका उच्चारण कौशल अगर बढ़िया होगा तो आप अपनी राय देने में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। फिर सामान्य बात, हम प्रश्नों के उत्तर जो है वो देख सकते हैं। आपको किसी ने कुछ पूछा, अगर आपकी उच्चारण कौशल अच्छा है तो आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों का सटीक और संतुष्टिपूर्ण आंसर जो है वो दे पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब उच्चारण के दोष क्या है, किस प्रकार से जो विद्यार्थी है वो उच्चारण में दोष करता है। ठीक है, सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि शिक्षक का उच्चारण की दृष्टि से अप्रशिक्षित होना, यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक ही अगर उनका उच्चारण कौशल सही नहीं है, वो अगर छ को छ बोल रहे हैं या किसी और उच्चारण कर रहे हैं, श को स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, तो उनका क्या होगा, जो भाषा शैली है वो बिगड़ जाएगी। और उनका अगर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगे, इसीलिए हम देखते हैं कि बीएड एसटीसी आप लोगों को कराई जाती है, तो उनका क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, किस प्रकार से पढ़ाना है, आपका उच्चारण कौशल किस प्रकार से सही करना है। तो ये क्या होता है कि बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बालक जो होता है वो घर के बाद सबसे ज्यादा एक शिक्षक के पास रहता है। तो शिक्षक जो है वो अब देखिए, कहीं कहीं हम क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में शिक्षक कहते हैं उनको, शिक्षक नहीं कहेगा, शिक्षक कहते हैं। तो ये क्या है कि ये उच्चारण दोष है, अब शिक्षक का कहना चाहिए। तो शिक्षक का उच्चारण की दृष्टि से अप्रशिक्षित होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के उच्चारण दोष जो है उसमें। दूसरा है स्थानीय बोलियों का प्रभाव, कि अलग अलग क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसमें, अब जो मेवाड़ी में अलग से बोली जाती है, मारवाड़ी में अलग बोली जाती है, वागड़ी में अलग बोली जाती है, ढूंढड़ी में अलग बोली जाती है, हाड़ौती में अलग बोली जाती है। तो अभी क्षेत्रीय प्रभाव जो पड़ता है उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है उच्चारण कौशल का। अब उच्चारण कौशल, अब मैंने अभी एग्जांपल बताया, किसी किसी क्षेत्र में छ को च पढ़ा जाता है या इस श को छ पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है, अब ये क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव होता है इसमें। ये एक ही बात है, स्थानीय बोले क्षेत्रीय बोले, मतलब अलग अलग क्षेत्र होता है। अब स्थानीय तो जैसे कि आप जहां रह रहे हैं वो स्थान है, दूसरा क्षेत्रीय बोलिए आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे, तो अब जैसे कि यूपी वगैरह में हम जाते हैं तो उनका थोड़ा भाषा शैली थोड़ी अलग है, हम दक्षिण में जाते हैं तो उनकी तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ एक आसपास के क्षेत्र की, कि भाई आसपास के जो क्षेत्र है उसमें जो बोलियां डिफरेंट पाया जाता है, वो एक कारण हो सकता है। और भावों का तीव्र संज्ञा, कि आपने मतलब शब्दों का ध्यान ही नहीं रखा और फटाफट फटाफट बोल गए, जिसमें बहुत सारे जो शब्द हैं, जो वन है, इधर उधर हो गए। तो ये क्या होता है कि जल्दी जल्दी बोलना, द्रुत गति से बोलना, ये सब क्या करते हैं, एक जो उच्चारण है उसमें कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि उच्चारण कौशल की विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात है कि स्व स्वर वाचन। फिर वही बात आ गई कि किन्हीं भी जो उच्चारण कर रहे हैं उसका लय, उसकी गति, कहाँ उसको रुकना है, कहाँ विराम देना है, ये सब डिपेंड करता है स्व स्वर वाचन में। दूसरा है कविता विधि, हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली थोड़ी देर पहले। कविता विधि में क्या है, कविता का पाठन करना। अब कविता में ऐसा नहीं कि आपने बुक ले ली हो फटाफट फटाफट कविता को, जैसे कोई पैसेज पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ लिया। कविता को एक स्पष्ट रूप से और लय गति के साथ में पढ़ना पड़ता है। अब वही बात हमने की, श्रुत लेख विधि दोनों में काम आएगी। तो ये हो गई। अब वापिस वही बात कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी मनोवैज्ञानिक है और कौन सी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो मैं एक एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है वो है मनोवैज्ञानिक विधियां। ये तीनों मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। अब हम देखते हैं अंताक्षरी विधि। अब अंताक्षरी विधि क्या होती है, हम सब अंतराक्षरी खेलते ही हैं, और अंतराक्षरी विधि में क्या होता है कि आपको कोई शब्द बोल दिया, जैसे बोलिए राम, तो ये राम बोल दिया, और अब आप म से वापिस बोलिए, तो आपने म पे कोई मयंक नाम बता दिया। अब क पे बोलिए तो कबूतर नाम बता दिया। अब र पे बोलिए तो कोई किसी ने रत्न बता दिया, किसी ने रत्नादि बता दिया। तो ये सब क्या है, अंतराक्षरी विधि होती है कि इसमें एक शब्द के बाद जो अंतिम शब्द है उससे वापस शुरू करना होता है, ये लिखा हुआ। और ये भी ध्यान रखिए कि ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। और कहां काम आती है, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। ये कहां पर थी, तो ये हमने देखे थे कि प्राथमिक स्तर के लिए है।
प्राथमिक स्तर है तो, है ना। यह है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें अंत में जो वर्ण आता है उसी के आगे शुरुआत करनी होती है। अब देखिए संश्लेषण विधि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए तो संश्लेषण विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ण से वाक्य की ओर बढ़ते हैं कि आपने कोई वर्ण बना दिया। अब जैसे मान लिए मैंने बोला कि ये बताइए ये अवर्ण है, अब इससे कोई वाक्य बताइए, ठीक है, तो बच्चे को कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी एकदम से। तो इसमें क्या होता है कि वर्ण से वाक्य की ओर बढ़ते हैं, इसे अल्फाबेटिक मेथड भी कहते हैं कि हम अल्फाबेट क्या ABCD जो अल्फाबेट होती है उसे अल्फाबेटिक मेथड भी इसको कहा जाता है। तो अ से तो देखिए बहुत सारी चीजें बन सकती है कि आज मैं वहां गया, अ से आ की मतलब लग गई तो आज मैं वहां गया, तो अब तो ठीक है चलिए, लेकिन एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है एकदम से। लेकिन इससे बेहतर कौन सी है, विश्लेषण विधि है। और विश्लेषण विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वाक्य से वर्ण की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए आप कोई भी एक वर्ण ले लीजिए, जैसे कि मैं बात करूं कि राम आज जाएगा, राम आज जयपुर जाएगा, जयपुर जाएगा, मान लो ये बोल दिया। तो बताइए आपकी जो भी इच्छा है वो वर्ण बताइए। तो बच्चों ने बताया र म जो है वो एक वर्ण है, र जो है वो एक वर्ण है, अ जो है वो ज है, तो य है। तो इस प्रकार से बच्चों ने क्या कर दिया, वर्ण बता दिया। इसलिए ये क्या होती है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बच्चों को जितनी सरल होगी वो उतनी मनोवैज्ञानिक होगी, जितनी कठिन होगी उतनी अमनोवैज्ञानिक होगी। ये आप बात ध्यान रखें। तो अब आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई जितनी सरल चीजें हैं वो मनोवैज्ञानिक है और जितनी कठिन है वो अमनोवैज्ञानिक है। इसलिए संश्लेषण विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है और विश्लेषण विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि बताइए, आप कोई 4 ऑप्शन दे दें, बताइए कौन सी अमनोवैज्ञानिक विधि है। पहला दे दिया स्वस्वरवाचन, फिर श्रुत लेखवाचन, फिर अंतराक्षरी विधि, फिर होता है संश्लेषण, अब तो छठा ऑप्शन और आता है तो विश्लेषण विधि। मान लीजिए तो अब कौन सा है, तो ये 5वां ऑप्शन और आता है, तो है ना। तो ये क्या हो गया कि संश्लेषण विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे वो भी हम साथ साथ में बात करते रहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट हो गया वाचन कौशल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा क्या हो गया, श्रवण हो गया, उच्चारण हो गया, वाचन पे आ जाता है। लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन कहलाता है। बहुत सिंपल भाई, जो लिखा हुआ है अपनी बुक में वो उसका क्या क्या अर्थ ग्रहण करते हुए लिखना है। कि जैसे भी आपने किसी विषय वस्तु को पढ़ा उसका अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसे वाचन कौशल कहेंगे। तो ये इसका तो हो गया अर्थ। अब वाचन कौशल के कितने भेद होते हैं, तो वाचन कौशल के 2 भेद होते हैं। वाचन कौशल के कितने भेद होते हैं, तो वाचन कौशल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक स्वस्वर वाचन होता है और दूसरा क्या होता है, मौन वाचन होता है। जैसे कि आपने एक स्वस्वर वाचन पढ़ा, बुक पढ़ते रहे और उचित लय गति ताल इससे पढ़ते रहे, तो ये क्या हो गया, स्वस्वर वाचन हो गया। उसके साथ में ही स्वस्वर वाचन को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया व्यक्तिगत और दूसरा हो गया सामूहिक। सब समझाऊंगा मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। मौन वाचन पुनः 2 भागों में बांट देते हैं, द्रुत वाचन और दूसरा है गंभीर वाचन, ठीक है। अब चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। वाचन 2 प्रकार के हो गए, स्वस्वर और मौन वाचन। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत वाचन, यानी कि आप कोई अकेले पढ़ रहे हैं। आप जैसे विद्यालय में क्या होता है, अध्यापक ने कहा कि रमेश उठो बेटा और आप पुस्तक का वाचन करो। तो अब रमेश ने उठा और उठने के बाद उसने वाचन करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया व्यक्ति वाचन। लेकिन जब हम कहीं उच्चारण करते हैं, प्राथमिक स्तर में आपने देखा होगा कि सामूहिक वाचन कराते हैं, कि बोलिए जैसे प्रार्थना की बात कर ले तो वो क्या होती है, सामूहिक होती है, वो फिर एग्जाम्पल है। लेकिन पढ़ाने में हम क्या करते हैं, जैसे गिनती हो गई, पहाड़े हो गए, या इस प्रकार का जो है सामूहिक वाचन कराते हैं कि सब साथ साथ में बोले। इससे देखिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो बच्चा अंतर्मुखी होता है ना, तो वो साथ साथ में बोलना सीख जाता है। वो अंतर्मुखी को बहिर्मुखी इस तरीके से बनाया जाता है, सामूहिक वाचन के सहारे के सहायता के रूप में उसे बनाया जाता है। तो अब व्यक्तिगत वाचन में क्या होता है, एक आदर्श वाचन होता है और दूसरा अनुकरण वाचन होता है। अब सर ये क्या होते हैं आदर्श वाचन, तो आदर्श वाचन वो वाचन होता है जो अध्यापक करते हैं, अध्यापक द्वारा, ठीक है। और अनुकरण वाचन क्या होता है, छात्र द्वारा किया गया वाचन, छात्र द्वारा किया वाचन।
ये कौन सा हो गया? अनुकरण वाचन, यानी कि पहला आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। बहुत ही सिंपल। अब सामूहिक वाचन या इसे समवेत वाचन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? यह संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए उपयोगी है। संकोची प्रवृत्ति हो गए या हम अंतर्मुखी बालकों के लिए बात कर लें तो ये क्या होते हैं? सामूहिक या समवेत वाचन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मौन वाचन के बारे में। ये पहले बिंदु के बारे में बात कर ली हमने, ये दूसरे के बारे में हमने बात कर ली। अब हम द्रुत वाचन या गंभीर और गहन, इसके बारे में है ना। तो पहला कौन सा हो गया? द्रुत वाचन और दूसरा हो गया गहन या गंभीर वाचन। अब द्रुत वाचन क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़ना। जैसे एग्जाम का टाइम जस्ट पास में है अपने, और पास में है तो फटाफट नोट्स का रीडिंग कर रहे हैं, और वो क्या हो गया? द्रुत गति से हो रहा है, जल्दी गति से हो रहे हैं। ठीक है, और गंभीर वाचन क्या होता है? उसका अर्थ आराम से पढ़ना। जैसे अखबार की बात कर लें तो बहुत गंभीर रूप से हम पढ़ते हैं, एक बार में हमें न्यूज समझ में आ जाती है। तो अब ये गंभीर वाचन हो गया। तो क्या हो गया गंभीर वाचन में? कि बहुत धीरे धीरे पढ़ना और बहुत आराम से पढ़ना और गंभीरता पूर्वक उस विषय वस्तु को पढ़ना। अब सर इसके फायदे क्या हैं? तो फायदा देखिए, पहला फायदा है इसका चिंतन मनन की शक्ति बढ़ाना। चिंतन मनन की शक्ति अरे यार थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। चिंतन मनन की शक्ति का विकास हो गया। दूसरा इसका क्या फायदा हो गया? एकाग्रता बढ़ती है इससे, एकाग्रता बढ़ना, या फिर हम कहें कि एकाग्र शक्ति का विकास करना। सर तीसरी क्या है बात इसमें? तो इसमें बात है शब्द भंडार की वृद्धि करना। इससे क्या होता है? शब्द भंडार बढ़ता है। तो ये तीन बातें हो गई इसमें। कौन कौन सी? पहली हो गई चिंतन मनन का विकास करना, दूसरा है एकाग्रता या एकाग्र शक्ति का विकास करना, और शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये क्या हो गया? गंभीर वाचन के या गहन वाचन के बारे में हमने बात कर ली। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि यार ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, या ये वाक्य आया है तो इसका अर्थ क्या है। तो इससे क्या होता है? गंभीर वाचन से हमें उन शब्द भंडार की वृद्धि होने लग जाती है, और हम पुस्तक भी जो पढ़ते हैं, जैसे नोट्स पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो भी क्या होता है? बहुत हम गंभीर और गहन रूप से पढ़ते हैं। द्रुत गति से जो हमें विषय वस्तु याद है उसको फटाफट जल्दी हम पढ़ लेते हैं। तो ये था वाचन के भेद, और वाचन के भेदों में हमने देखा स्व वाचन दो होते हैं, मौन वाचन व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। स्व वाचन में और मौन वाचन में द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। बढ़ते हैं आगे। जब मैं साइड में थोड़ा सा हट जाया करूं तब आप इसको नोट डाउन कर लिया करें ना। वाचन कौशल की विधियों के बारे में हम बात करेंगे अब। तो विधियां कौन कौन सी है? तो देखो और कहो विधि फर्स्ट, दूसरी है ध्वनि साम्य विधि, साहचर्य विधि, अनुकरण विधि और अनुध्वनि विधि, है ना। अनुकरण और अनुध्वनि दोनों अलग अलग विधियां हैं। अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे देखो और कहो विधि के बारे में। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो और कहो विधि, नाम से पता चल गया होगा कि देखो और देखना और बोलना। उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किस किस के लिए उपयोगी है? तो ये प्राथमिक के लिए भी उपयोगी है और उच्च प्राथमिक के लिए भी उपयोगी है। तो हम ये कह सकते हैं उच्च प्राथमिक तक उपयोगी है। इसमें छात्रों के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, मैंने पहले थोड़ा उल्टा बता दिया, देखो और कहिए, यही बात बताई थी मैंने कि भाई आपने कुछ देखा और उसके बारे में बोल दिया। इसमें छात्रों के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह उसे देखकर कल्पना शक्ति के आधार पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। यह विधि सृजनशील छात्रों के लिए अधिक उपयोगी हम कह सकते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको किसी न किसी विषय वस्तु का एक चित्र बता दिया, और चित्र बताने के बारे में आपको बताया कि बताइए इसके बारे में क्या है। आप कहेंगे कि
जैसे कि किसी ने किसी घने जंगल के बारे में बता दिया, तो घने जंगल के बारे में किसी ने कहा कि ये इसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, इस प्रकार के वृक्ष हैं, और कोई कहेंगे कि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अलग अलग भावों का विकास हो गया। अब सृजनशीलता का विकास होता है, क्यों? क्योंकि बालक सोच के बोल रहा है, अपनी कल्पना के आधार पर बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, बालक हो सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, जो सृजनशील छात्र होते हैं, जिनकी कल्पना होती है, जो सोचने समझने में अधिक विश्वास रखते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि में क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। सबसे पहली बात तो किसके लिए उपयोगी है, तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अब इसके प्रवर्तक कौन है, तो माइकल सेमर इसके प्रवर्तक हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसके प्रवर्तक कौन है, माइकल सेमर इसके प्रवर्तक हैं। इसमें एक समान ध्वनि वाले शब्द सिखाए जाते हैं। अब एक समान ध्वनि जो होती है उसके शब्द सिखाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि आम, काम, धाम, नाम इत्यादि। तो देखिए एक समान स्वर वाले आ रहे हैं इसमें, जैसे आम, काम, धाम, और लास्ट में क्या है, नाम। अब म जो उच्चारण हो रहा है लास्ट में, आ की मात्रा आ रही है, म आ रहा है, तो इस तरह एक समान जो स्वर है उनके। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि कर्म, धर्म, शर्म, है ना। तो इस प्रकार के इत्यादि, ये नहीं है इत्यादि। इस विधि में छात्र अनावश्यकता निरर्थक शब्द सीख लेता है। अब भाई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है, आम के बारे में सिखाना है कि आम जो होता है, आम फलों का राजा होता है, आम के बड़े और विशाल वृक्ष होते हैं, तो इस प्रकार आम के बारे में पढ़ाना है। तो अब इसको क्या है कि जो बिना काम की बातें हैं, जैसे काम, धाम और नाम, इससे क्या मतलब, तो अब ये आम जब सिखाना आम है, तो अनर्थक जो शब्द होते हैं वो बच्चा सीख लेता है साथ साथ में, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इत्यादि कब लगता है और आदि कब लगता है। ध्यान रखिएगा, जब भी दो से अधिक के बारे में बात कर ले, जैसे आम, काम, धाम, ये बहुत सारे नाम आ गए, वहां लगेगा इत्यादि। लेकिन और जब दो या दो से कम, दो या दो से कम, ठीक है ना, तब क्या आएगा, आदि का उपयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली हमने देख ली, देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि हो गई। अब हम आ जाते हैं साहचर्य विधि पे। इस मनोवैज्ञानिक विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, यही वही मैडम है जिनका हमने 3-4 बार नाम ले लिया था, मारिया मोंटेसरी। ठीक है, और साहचर्य का शाब्दिक अर्थ है साथ साथ, यानी कि बच्चों को साथ साथ सिखाना। कैसे, इसमें बताता हूं मैं पूरा अभी। अर्थात इस विधि में छात्र के सामने विभिन्न वस्तुओं के नमूने रखे जाते हैं तथा उनके सामने फ्लैश कार्ड पर उन वस्तुओं का नाम लिखकर रखा जाता है तथा प्रत्येक छात्र को उन्हें देखने को कहा जाता है। जब सभी छात्र देख चुके होते हैं तो अध्यापक उन फ्लैश कार्डों को एकत्र कर लेता है तथा उन्हें मिला देता है। जैसे कि मान लिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड बता दिए, अब जो सारे फ्लैश कार्ड होंगे बच्चों को बांट दिए जाएंगे, और बांटने के बाद में बच्चों को पहले बच्चे आराम से देख लेंगे सारी चीजें, फिर उनसे क्या बच्चों को पूछेंगे कि हाँ भाई आपने देख लिया, बच्चे कहेंगे हाँ सर देख लिया। अब वो वापिस कार्ड क्या हो गए, सारे एकत्रित कर लिए एक ही जगह पे। फिर क्या करेंगे कि फिर उन्हें पुनः एक एक कर छात्रों को बुलाकर उन कार्डों यथा स्थान रखने को कहता है, यह विधि खर्चीली। अब उन कार्डों को रखने को तो कहता है, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि बताइए इस कार्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस कार्ड से। तो बच्चा क्या कहेगा, अलग अलग विषय वस्तु अपने उसमें बताएगा कि मुझे इसमें ये समझ आ रहा है, मुझे इसमें ये समझ आ रहा है। तो बच्चे की अलग अलग बातें होंगी, तो उससे क्या होगा, एक से अधिक विषय वस्तु जो बच्चे हैं वो सीख पाएंगे, उन्हें मिलता है। क्योंकि यह विधि खर्चीली है, बिल्कुल, क्योंकि कार्ड कौन बनाए, है ना, तो कार्ड का पैसा लग जाता है, परंतु कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। लेकिन हाँ एक बात है कि जो कमजोर बालक हैं, जिनको कार्ड में हम देख के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कार्ड अगर देखेंगे तो दूसरों की बात सुनेंगे, और दूसरों की बात सुनेंगे तो जो बच्चा है वो भी सोचेगा हाँ यार ये हो सकता है, हाँ यार ये हो सकता है। 2-3 जनों की बात सुने, फिर उसके भी दिमाग में आ जाएगा हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये कमजोर बच्चे क्या होते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट हो जाता है इससे। इस विधि में सभी शब्दों का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए, बिल्कुल बड़े बच्चों को तो हम क्या कार्ड देंगे, छोटे छोटे बच्चे जो होंगे
उनको हम कार्ड दे सकते हैं। और इनमें सभी शब्दों का ज्ञान नहीं करा क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं, कितने कार्ड बनाएंगे, 30 बच्चे हैं तो 30 के लिए कार्ड बना दिया, 50 बच्चे हैं तो 50 के लिए कार्ड बना दिया, लेकिन हम लिमिटेड शब्द उस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जैसे कि एक एक शब्द लिख दिया तो अब उससे क्या होगा कि जो सब अधिक से अधिक जो शब्द होंगे वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए एक इसका डिसएडवांटेज ये है। और इसके साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है, तो मैडम मारिया मोंटेसरी। इसमें से जो प्रश्न बनता है उसमें प्रवर्तक के बारे में पूछ सकते हैं, और इस विधि में आपको एक लाइन दे दी जाएगी कि साहचर्य विधि निम्न में से साहचर्य विधि का संबंध है, और 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दे दिए, अब तो 5 आता है तो 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो सकता है, प्रश्न इसमें बन सकता है। कहा किसके लिए उपयोगी है, अब जैसे कि मान ले आपको दे दिया कि जो साहचर्य विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि प्राथमिक स्तर के लिए, सेकंड आपको दिया उच्च प्राथमिक के लिए, ठीक है, थर्ड आपको दे दिया माध्यमिक के लिए, फोर्थ आपको दे दिया उच्च माध्यमिक के लिए, तो ये क्या हो गया, 4 ऑप्शन तो आ गए, 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या हो गया, आपके 5 ऑप्शन दे दिए, और 5 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, बिल्कुल उपयोगी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते जाएंगे, तो साथ साथ में जिस जैसे प्रश्न बनेंगे वैसे वैसे हम बात भी करते चलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमने 3 के बारे में पढ़ लिया, अब हम बहुत ही शानदार चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है अनुकरण विधि। ये देखिए मैंने आपको बताया था अनुकरण और अनुध्वनि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हम पढ़ेंगे। चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं अनुकरण विधि के लिए। सबसे पहली बात, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अगर मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात किसके लिए उपयोगी है, तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी। देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करिएगा कि कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं वो एक साइड लिख लीजिए, जिससे ही वीडियो देखें उसके बाद में, ताकि क्या जो काम है वो फटाफट हो जाए। और जैसे ही आप ये पूरी नोट्स बना लेते हैं उसके पीछे लिखिए कि मनोवैज्ञानिक विधियां, एक पूरी टेबल बना दी, अमनोवैज्ञानिक विधियां उसकी एक टेबल बना दी, ठीक है। फिर आप लिख लीजिए 4 बॉक्स बना दीजिए, और 4 बॉक्स में बनाने के बाद में जैसे कि कॉपी इतनी लंबी होती है तो उसमें आराम से बन जाएंगे। तो उसमें आप क्या करिए, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, 4 कॉलम बना दीजिए। और कॉलम बनाने के बाद में आप उसमें लिख लीजिए कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन कौन सी उपयोगी है, माध्यमिक के लिए। तो ये काम क्या सरल होता है, और ये चीजें कब काम आएगी, ये चीजें काम आएगी आपके परीक्षा के समय में, जब लास्ट समय में देखना होगा तो आपको फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाएगा एक पेज में, ठीक है ना। तो ये है अनुकरण विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा है प्राथमिक स्तर के लिए ये उपयोगी है। अब अनुकरण सर कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, पहले उच्चारण अनुकरण, दूसरा लेखन अनुकरण, और तीसरा है रचना अनुकरण। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे लेखन अनुकरण के बारे में है। अब इसको वापस 2 भागों में बांट दिया जाता है। अरे क्या परेशान कर रखा है सर, कितने भाग होंगे। चलिए अब हम वापस पढ़ते हैं कि यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूपरेखा अनुकरण। अब रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बहुत समझना, एक ही लाइन लिखी हुई है लेकिन सिर्फ एक शब्द जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। रूपरेखा अनुकरण, जैसा वर्ण शिक्षक लिख कर देता है वैसा ही छात्र लिखते हैं, ठीक समझ में आ गई। स्वतंत्र अनुकरण, जैसा शब्द शिक्षक लिख कर देते हैं वैसा छात्र लिखते हैं। सर चेंजेस क्या है दोनों में, तो बेटा चेंजेस ये है, पहले में लिखा हुआ है वर्ण और दूसरे में लिखा हुआ है शब्द। एक में क्या होगा, सर जो है वो शब्द वर्ण लिख के देंगे कि लिखो बेटा अ, लिखो बेटा आ, लिखो बेटा उ, ठीक है। और इसमें शब्द लिखेंगे कि लिखो बेटा राम, लिखो बेटा श्याम, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्वतंत्र अनुकरण में सर कहेंगे कि ये वर्ण है, इन वर्ण में अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण में वर्ण दे दिया और रूपरेखा बना दी, है ना। जैसे कि ये लिख के देते हैं अपन, ये इस तरीके से, है ना। ये क्या हो गया, रूपरेखा हो गई, और इसमें लिख के देंगे। और उसमें हम आपने बच्चों की कॉपी में देखा होगा कि ये इसमें शब्द लिखते हैं। तो ये स्वतंत्र अनुकरण है
और ये रूपरेखा अनुकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। अब हम दूसरे की बात करें तो रचना अनुकरण। इसमें किसी एक निबंध व कहानी का अनुकरण करके किसी अन्य निबंध, पत्र व कहानी की रचना करता है। यह लेखन पेस्टोलॉजी विधि पर आधारित है। किस पे आधारित है? सबसे पहले ध्यान रखना, पेस्टोलॉजी विधि पर आधारित है। अब इसमें जो सर है वो क्या करते हैं, किसी एक निबंध के बारे में बताते हैं या कहानी सुना देते हैं कि भाई निबंध बता दिया, गाय पे भाई गाय का एक मुंह होता है, दो कान होते हैं, दो सींग होते हैं, चार थन होते हैं, एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं। चलो बच्चा लिखो अब भैंस के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, निबंध लिखते हैं। तो सिमिलर चीजें होती है, वो लिखा दी। कहानी बता दी कि भाई एक शेर था, जंगल में गया, राजा को खा गया, कहानी खत्म हो गई। तो इसी प्रकार के बताओ, एक शेर था और एक रानी थी। अब वो बच्चा क्या करेगा, एक शेर था, एक रानी थी, मार दिया रानी को, खत्म हो गई कहानी। तो ये बात क्या हो गई, रचना अनुकरण पे। तो एक बार शिक्षक बताएगा पूरा, फिर दूसरा क्या होगा, कहानी जो है उसको बच्चा लिखेगा या जो लेखन कार्य करेगा, रचना करेगा उसकी अपने स्व विवेक के आधार पर। तो और ये किस पे विधि आधारित है, तो पेस्टोलॉजी विधि पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। अब है अनुध्वनि विधि। देखिए अनुध्वनि विधि, अनुकरण विधि तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अनुध्वनि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कौन से नंबर की है ये, लेखन, रचना, उच्चारण हो गया। उच्चारण अनुकरण तो हमने पहले ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कौन से नंबर की है ये, वाचन हो गई, अनुकरण हो गई, अनुध्वनि विधि लास्ट 5th नंबर की। फिर एक 6 नंबर पे और आएगी। इसमें एक समान दिखने वाले शब्द बताए जाते हैं जिनकी ध्वनि अलग अलग होती है, जैसे पुट और कट। अब पुट में क्या हो रहा है, उ की ध्वनि आ रही है, लेकिन कट में क्या आ रही है, अ की आवाज आ रही है ना। इंग्लिश में होते हैं ऐसे बहुत सारे। तो इस प्रकार के जो सिमिलर होते हैं शब्द, जिनकी ध्वनि अलग अलग आती है ना, तो उनको यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को एक साथ में। तो अनुध्वनि विधि कहलाती है। ध्यान रखना, एक समान स्वर आ रहे हैं, अनुध्वनि उसको कहते हैं। अक्षर विधि में क्या करते हैं, इसमें शिक्षक अक्षरों के माध्यम से जो छात्र हैं उनको शब्द बनाना सिखाता है। हम ये कहें कि वर्णों के माध्यम से शब्द बनाना सिखा रहे हैं, जैसे कमल हो गया, जैसे कि श्याम हो गया, जैसे कि राम हो गया, ऐसे कोई से भी शब्द होते हैं। तो एक एक वर्ण सिखाएंगे बच्चों को, जैसे कि पहले सिखाएंगे क बनाना, फिर आएगा म बनाना और फिर आएगा ल बनाना, है ना। तो अब बच्चों को कहेंगे कि चलो इन तीनों को मिलाओ। ठीक है, तो क, म और ल, तो इससे क्या बन जाएंगे, ये कमल बन गया। हजारों शब्द हो सकते हैं। जैसे आम की बात कर लें तो आ और म दोनों को मिलाओ, कौन से शब्द बन गए, आ और म से, तो कौन से बन गए, आम बन गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। इसको हम कहते हैं अक्षर विधि। बहुत सिंपल विषय वस्तु है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं लेखन कौशल के ऊपर, है ना। लेखन कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, संदेश भेजने का साधन है। आप कुछ जो टाइपिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, वो क्या है, संदेश भेज रहे हैं, तो वो क्या है, आपका लेखन कौशल है। अब पेन का यूज नहीं, अंगूठे का यूज होने लगा, पहले डाक का यूज हुआ करता था। और साक्षरता का पर्याय है भी, हम आपको जो लोग पूछते रहे भैया कितना पढ़ो लिखो है, तो अब आप कहेंगे कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं, तो चल ये लिख के बता दे, तो आपको पता पड़ जाएगा हाँ ये भाई पढ़ा हुआ तो है। फिर विचाराभिव्यक्ति का माध्यम है कि अगर आपकी लेखन क्षमता, देखिए उच्चारण क्षमता आपकी अच्छी है, वाचन क्षमता अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, लिखने में आप वैसे ही सार्थक हो जाएंगे। तो वाचन, विचाराभिव्यक्ति, जो आपके कुछ विचार आ रहे हैं, अब आप कुछ भी विचार कर रहे हैं, अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे कि किसी डायरी में लिखे नोट डाउन कर लेंगे कि इस तरीके से ये सारा होना चाहिए। अब निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं उसमें भी क्या करते हैं, आपके विचारात्मक भी लिखते हैं कि आतंकवाद पे निबंध लिखो या किसी लोकतंत्र पे निबंध लिखो, किसी पे भी निबंध लिख लीजिए। तो इसमें सामाजिक सुधारों पे भी निबंध लिखिए। तो आप अपने विचारों का क्या कर रहे हैं, उसमें अंकन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये जो लेखन कौशल होता है वो विचाराभिव्यक्ति का एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। लेखन कौशल जो होता है, कोई भी आपके कार्य करने में, यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसका एक ड्राफ्ट बना दिया, तो आपने लेखन में ड्राफ्ट बना दिया, आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना दिया, आपको कौन कौन सी विषय वस्तु कब कब पढ़नी है तो उसके बारे में आपने पूरा बता दिया। तो ये क्या कार्य कुशलता में बहुत वृद्धि करता है लेखन कौशल। आपके पास लिखी हुई विषय वस्तु होगी, आपके नए नोट्स बने हुए होंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएंगे।
दूसरा लास्ट है जीविकोपार्जन का माध्यम है कि लेखन कौशल जो होता है आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मान लीजिए आपके सोसाइटी में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, उसके बारे में आपको किसी को पत्र लिखना है या शिकायत पत्र लिखना है, तो आपकी लेखन क्षमता अच्छी होगी, आप बढ़िया पत्र लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट अप्रूव कर ली जाएगी। तो ये क्या जीविकोपार्जन का भी अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। अब इसकी कौन कौन सी विधियां होती है, तो वही रूपरेखा विधि होती है, ठीक है, रूपरेखा विधि है। फिर अक्षर बोध विधि होती है, मैंने अभी अक्षर बोध पढ़ाया है, अभी रूपरेखा विधि पढ़ाई है, किस प्रकार से रूपरेखा विधि कार्य करती है, तो ये रूपरेखा आपको बनानी है, ठीक है। पेस्टोलॉजी विधि है, इसमें क्या करते हैं, टुकड़ों को जोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लिखा हुआ है राम, एक लिखा हुआ है जय, जयपुर लिख देते हैं, एक लिखा होता है, एक लिखा होता है आज, एक लिखा होता है जाएगा। तो ये क्या है, आप सबसे पहले जोड़ेंगे कि राम आज जयपुर जाएगा, राम आज जयपुर जाएगा। तो इस तरीके से टुकड़ों को क्या होता है, जमाने का कार्य होता है। नेक्स्ट आती है जेकोटोक विधि। इसमें अपनी गलती स्वयं सुधारते हैं बच्चे जो होते हैं, इसमें आपने क्या गलती की है उसको सुधारने के लिए कहा जाता है, और साथ में कहते हैं बच्चे खुद उसका एनालाइज करते हैं और खुद ही सीखते हैं और खुद ही उससे क्या करते हैं, अपनी गलती सुधारते हैं। फिर आ जाते हैं मोंटेसरी विधि। जैसे कि अब जेकोटोक में कैसे आपने कोई उल्टा सुल्टा लिख दिया, फिर आप उसको वापस पढ़ेंगे कि यार तो ये जम नहीं रहा। जैसे एग्जाम में नहीं होता है इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करते हैं कि भाई हाँ ठीक है ए जम रहा है, इसमें ब जम रहा है, तो वो क्या है, वो जमने वाली बात है। तो कुल मिला के क्या है कि जम रहा है नहीं जम रहा है, ये किसने दिया है, जेकोटोक विधि ने दिया है। तो ये क्या होता है, अपनी गलती स्वयं सुधारने का कार्य करती है। वो तो एग्जाम की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बच्चे स्वयं सुधारते हैं, स्वयं खोजते हैं। मोंटेसरी विधि में इसमें मोटे गेट की आकृति छात्र को दी जाती है। ये क्या है, छात्र के हद उसे हाथों फेरने को कहा जाता है। क्या टाइपिंग करते हैं यार, मोटे अक्षरों, इसमें अक्षरों की आकृति छात्रों को दी जाती है, तो छात्र उस पर हाथ फेरते हैं। जैसे ये कोई उभरे हुए अक्षर हैं, हम बुक्स देखते हैं ब्रेन लिपि जिसमें यूज किया जाता है, तो अब ये मोंटेसरी विधि पर ही आधारित है ब्रेन लिपि। तो उसमें क्या करते हैं, अक्षरों को हाथ लगाते हैं और उसका स्पर्श करके पता करते हैं कि ये कौन कौन से जो है आकृति बनी हुई है। मोंटेसरी महोदय के अनुसार छात्र पहले, ये हमने बात कर ली थी कि मोंटेसरी जो है पहले क्या करते हैं, लिखना सीखता है, बाद में पढ़ना सीखता है, कि भाई वो पहले राइटिंग करेगा फिर क्या करेगा, रीडिंग करेगा। और ये हमने बात पहले ही सीख ली थी चारों कौशल पढ़ने के साथ में ही। हाँ, नेक्स्ट है श्रुतिलेख विधि। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने श्रुतिलेख नहीं लिखा हुआ हो। हर विद्यालय में मास्टर का कुछ काम नहीं होता है तो चलो बेटा श्रुतिलेख लिखा देते हैं, आज पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही है, चलिए बुक खोलिए श्रुतिलेख लिखा देते हैं। उधर से अध्यापक आदर्शवाचन करेगा, इधर वो अनुकरण करते रहेंगे, है ना। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। देखिए दो चीजें होती है, निदानात्मक और उपचारात्मक। नेक्स्ट जो लेसन है वो अपना इसी पे होने वाला है, लेकिन यहां से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको क्या समस्या है उसके बारे में जानना, तो सबसे पहली बात है कि जानना, और उपचारात्मक से मतलब है उपचार। अब कैसे याद करेंगे कि मेरे को नहीं जानना, नी जानना, ठीक है। दूसरा क्या है, ऊ से आप ऊ को याद करेंगे, उसका उपचार करेंगे पे। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा आ जाता है, जानना किसी बीमारी के बारे में, तो आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे, नी से निदान हो गया, जानना से जानना हो गया, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं, ऐसे नहीं हो कि दोनों मिक्स हो जाए, है ना। तो ये नी एक अलग हो गया और जानना एक अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के बारे में पहले जानना कि आपकी समस्या क्या है, समस्या को जानना, यहां लिखेंगे समस्या को। तो समस्या को सबसे पहले क्या करना, जानना है, फिर उसका क्या करना है, उपचार करना है। तो इसका उद्देश्य निदानात्मक है,
है लिखवाने से पूर्व छात्रों को वर्णों, मात्राओं, विराम चिन्हों का ज्ञान दिया जाता है कि पहले कहाँ कहाँ जो है वर्णों का सही उपयोग होगा, दूसरा मात्राओं का कहाँ उपयोग होता, फिर विराम चिन्हों का कहाँ उपयोग होगा, इसका पहले ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है और वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा का 10 से 15% भाग, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 और 6 से हम क्या बात करेंगे, उच्च प्राथमिक, दोनों स्तर पर बात करेंगे। तो 10 से 15 भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, 10 से 15 भाग जो है श्रुतलेख के लिए निर्धारित होता है, जबकि उच्च स्तर पर कक्षा का 3 से 5% भाग, तो 10 से 15% भाग तो इसका हो गया, और उच्च स्तर पर भाग किसका हो गया, 3 से 5% जो होता है भाग श्रुति लेख के लिए निर्धारित होता है। प्राथमिक स्तर पर घर से पढ़कर आने को कहा जाता है या पढ़े हुए पाठ से श्रुति लेख लिखाया जाता है, जबकि उच्च स्तर पर अपठित अंश का, अपठित गद्यांश की जो बात करते हैं, अपठित पद्यांश की जो हम बात करते हैं वो क्या है, श्रुति लेख लिखवाया जाता है। शिक्षक शुद्ध लेख में पूरे अंश को 3 बार बोलता है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको शिक्षक कोई बात पढ़ा रहा है या लिखवा रहा है तो उसका 3 बार बोलेगा, वो 3 से ना तो कम बार बोलना है ना अधिक बार बोलना है, तो ये शुद्ध लेख में है। तो ये ध्यान रखना कि 10 से 15% भाग किसमें है, प्राथमिक स्तर पर, और 3 से 5% किसमें है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें बात की जाती है। ठीक है, एक और बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और क्या बात है वो कि अध्यापक मौन वाचन जो होता है उसका प्रारंभ कब से कर देते हैं और ये पारंगत कब हो जाते हैं। तो पहली बात, अध्यापक मौन वाचन प्रारंभ कब करवाता है। दूसरा, विद्यार्थी मौन वाचन में, है ना, पारंगत कब हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें कि अध्यापक मौन वाचन का प्रारंभ कब करा रहा है और दूसरा मौन वाचन में विद्यार्थी पारंगत कब हो जाता है। तो जो प्रारंभ करने की बात होती है वो होती है कक्षा 3 से, लेकिन हम पारंगत की बात करें तो कक्षा 5 से, और यह मुख्यतया कक्षा 6 से। ये क्या है, कक्षा है ना, ध्यान रह जाएगी बात। तो क्या बात है कि जो अध्यापक है वो मौन वाचन प्रारंभ कब करता है, तो कक्षा 3 से प्रारंभ कर देता है, और विद्यार्थी मौन वाचन में पारंगत कब हो जाता है, तो कक्षा 5, और कक्षा 6 से तो पूर्णतया पारंगत हो जाता है मौन वाचन में। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसकी जो पीपीटी है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के। पता नहीं लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता है ना, कौन से उनके पैसे मांग लिए मैंने कि भाई 10-15 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो, फोन पे गूगल पे कर दो, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको टेलीग्राम पे इसकी सूचना भी मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास की, और साथ में ही इसकी जो पीपीटी है और पीडीएफ जो है दोनों ही वहां पे मिल जाएगी। शिवाली सर से नाम से ही मेरे जो टेलीग्राम है वो चैनल बना हुआ है, अगर आपको वहां मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब के बायो में जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, यही फोटो वहां पे लगा हुआ है। साथ में ही व्हाट्सएप पे शिमाली सर नाम से ही जो है चैनल बना रखा है। इंस्टाग्राम पे मेरी एक आईडी है लीलेश शिमाली नाम से, वहां आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। राजस्थान अध्ययन की जो क्लासेस है वो भी अब शुरू होने जा रही है। साथ में ही जो हमने बात की थी 50-50 क्वेश्चन की, वो भी बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। थोड़ा सा अभी एक आध बैच की बात और है, कुछ ही समय में मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम पूर्णतया यूट्यूब पर ही काम करेंगे। तो अभी तक
जो हम क्लासेस पढ़ी है उसका आप रिवीजन भी करते रहिए, साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, उसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उस समस्या का समाधान करेंगे, फिर हम अगली बात शुरू करेंगे। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।